देश की बहस में आज सवाल यही कि क्या पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है जिससे इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एनके सूद साहब हैं, आप रॉ के अफसर हैं, लंबा अनुभव है आपका। हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब जुड़े हुए हैं जो पीटीआई के नेता हैं, पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के आरजू काजमी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट फखर यूसुफजई साहब हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रॉ के पूर्व अफसर जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट RSN सिंह साहब। तमाम पैनलिस्ट से इस पाकिस्तान की साजिश के हर पहलू को समझने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन RSN सिंह साहब, चूंकि आपने दाऊद इब्राहिम के पूरे नेटवर्क को बहुत लंबे वक्त तक कवर किया है, करीब से देखा है सर, इस पूरी साजिश में दाऊद के कनेक्शन के इस एंगल को किस तरीके से आप आंकते हैं, कितना बड़ा खतरा? देखिए, ये तो बात सबको मालूम है कि दाऊद के 3 जो हमारे फेसेट्स हैं नेशनल लाइफ के, उसमें उसका काफ़ी उसकी पैठ रही है। पहला जो अंडरवर्ल्ड है, दूसरा क्रिकेट, तीसरा बॉलीवुड और 4 और चौथा पॉलिटिक्स। वो इसलिए क्योंकि वो पहले यहीं से ऑपरेट करता था, और उसके बाद आप सबको मालूम है हिस्ट्री, कैसे कराची गया, फिर इन लोगों ने कैसे, तो वो नेटवर्क तो इसका है। देखिए, बिना प्रॉक्सीज़ के तो प्रॉक्सी वॉर होते नहीं हैं, और इसमें प्रॉक्सीज़ वो केवल ये जो आपके ये सेल्स हैं, स्लीपर सेल्स, वही नहीं होते हैं। कई लोग हैं जो कि आप देते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो कि अंग्रेजी की आड़ में, जो कि कोई शायरी की आड़ में, कोई एक्टिंग की आड़ में, हर तरह के लोग प्रॉक्सीज या बहुत सारे हैं। और ये तमाम जो आप बयान दिखाते रहते कि आज उसने बयान दिया, आज उसने वो बयान कोई इंसिडेंटल तो होता नहीं, वो तो सोचा समझा बयान होता है। और आपने देखा होगा कि जब से तालिबान का वहाँ पर स्थापित हुआ है, अभी कितना निर्णायक रूप से स्थापित हुआ है वो तो समय बताएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी जो ग्लोबल जिहाद की जो इन्वायरमेंट में, उसमें एक उछाल जरूर आया है। तो उसी का ये नतीजा है। आपको ये चलेगा अभी, ठीक है, ये कुछ समय तक ये चलेगा क्योंकि तालिबान भारत अब पे अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है। जी कहिए RSN साहब, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, इसलिए जस्ट 20 सेकेंड्स। देखिए, अमेरिकन्स ने तो तालिबान के साथ इन्होंने वो कर लिया है कि भैया हमारे सॉइल पे नहीं करोगे, और ये जानते हैं कि अगर इन्होंने यूज़ किया उस सॉइल पे, अगर कुछ गड़बड़ किया तो अब इस बार ये नशा-भूत हो जाएंगे जी, ठीक है। दूसरी बात, ये चाइना को कुछ कर नहीं सकते। ये भाई साहब जो यहाँ से उठ के चले गए पाकिस्तान के, इनको कुरान और इसकी इतनी ये है। आपको मालूम है कि चाइना में उन्होंने अरबिक में कुरान को पढ़ाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा चाइनीज़ में पढ़ाओगे, ये एक शब्द नहीं बोलेगा, ये एक शब्द नहीं बोलेंगे उस पे, और तो उन पे होगा खतरा। केवल 2 देशों को अभी है, वो है ईरान और हिंदुस्तान, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये चलेगा। लेकिन बहुत सारे अगर आप पूरा जियो पॉलिटिक्स के लिए भी है, तालिबान को भी अंडर एस्टिमेट करने की भूल कर रहा है पाकिस्तान शायद। शिवांगी प्रसाद एक दर्शक जी, शिवांगी कहिए अपनी बात। सर, जैसे यूं तो भारत कई चुनौतियों से अभी लड़कर उभरते हुए आगे बढ़ रहा है, किंतु कोरोना की जो अभी 2 बड़ी लहरों के बाद भारत के सामने एक और बड़ी जैसे चुनौती आई है, तालिबान का अफगानिस्तान पे कब्जा करना, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि चीन, तालिबान और पाकिस्तान जो तीनों के तीनों भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद के माध्यम से और अन्य व्यापारों से, अन्य अवैध कार्यों से, अन्य अवैध चीजों से गिराने और भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने का कार्य कर रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण बिंदु एक निकल कर यही सामने आता है, जैसे कि जो डी कंपनी उभरकर जैसे सामने आई है टेरर मॉड्यूल के रूप में। और हमें समझना होगा कि चीन, तालिबान और पाकिस्तान, ये तीनों भारत से अभी तक अलग अलग रूप में भारत के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। यदि डी कंपनी इनके साथ जैसे काम कर रही है, और हमें समझ भी आ रहा है कि ठीक है, आप करें कि जो ये पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को समझना होगा, इस नेटवर्क से कैसे लड़ा जाए, इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए, इस मोर्चे पर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी, बेहद अहम बात आप यहां पर कह रही हैं। लेकिन मेरा सवाल फखर यूसुफजई आपसे,
क्या आप इस बात को मानते हैं कि टेररिज्म के मोर्चे पर पाकिस्तान के सामने एक बड़ा सवाल है? सवाल क्रेडिबिलिटी पर है, साख पर सवाल है, भरोसे का संकट है, ट्रस्ट डेफिसिट है पूरी दुनिया में। आपकी बात सही है, लेकिन इसको अगर हम पूरी हिस्ट्री अगर इसकी हम देख लेते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे सामने चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। उसमें कुछ पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी, उसकी गलतियां हैं। जब सोवियत यूनियन था, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और वही फसल फिर मेरे ख्याल में 50 साल के बाद वो फसल खत्म नहीं हुआ, आज भी हम उसको काट रहे हैं। आपको पता ही है जो चीजें यहाँ पे हो रही है, वो एक्सट्रीमिज्म हो। 1975 से पहले का पाकिस्तान था, किस किस्म का था, लोग जो पहनते थे, जो खाते थे, जो करते थे, कोई किसी को नहीं पूछता था। लेकिन आफ्टर 75-79 पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आया। जनरल ज़िया के दौर से लेके फिर उसकी बची कुछ कसर जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब ने पूरी कर ली, जो एज ए डिक्टेटर 9 साल उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की। तो ये जो जितनी सारी पॉलिसीज है, ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इनको किसी की भी कुर्बानी देनी पड़े तो मेरे ख्याल में ये देते हैं। वो पाकिस्तानी नेशन ने, एज ए लेमैन मैं कहता हूं, एज ए जर्नलिस्ट मैं कहता हूं कि वो पाकिस्तानी कौम ने वो कुर्बानियां उनसे दिलवाई गई, दी नहीं, दिलवाई गई, क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी थी, उनको अपना जो कुर्सी थी, उसको अपनी हुकूमत थी, उसको प्रोलॉन्ग करना था। वो जनरल ज़िया इस्लाम का नाम इस्तेमाल करता रहा। 11 साल लोगों को कहते जी मैं इस्लामी निजाम लेके आऊंगा और मैं 90 डेज के लिए आया। उसके बाद 11 साल तक बैठा, जब तक जिंदा था तो बैठा रहा, अगर वो मरता ना तो शायद वो बैठा रहता, जनरल वो सद्दाम हुसैन वगैरह और उसकी तरह। उसके बाद मुशर्रफ आया, उसने एक और नारा लगाया पाकिस्तानी कौम के सामने। असल मसला यह कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मजबूत हो जाए तो शायद इस तरह की चीजें खत्म हो जाएंगी। आप अब्बासी साहब से पूछ लें, लेकिन आपको नहीं पता कि अब्बासी साहब की क्या मजबूरियां हैं एज ए पॉलिटिशियन। इनको सर देखिए, इनको इजाजत नहीं है, इनको जो कंट्रोल किया जाता है अफसोस के साथ, वो हमारे पार्लियामेंट इस्लामाबाद से नहीं बल्कि रावलपिंडी से। जब आपका कंट्रोल वहां पे ना हो, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ये, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं, बड़ा इज्जत करता हूं मैं इनकी, लेकिन इन बेचारों की अपनी मजबूरियां। 342 यहाँ पे इस्लामाबाद के पार्लियामेंट में बैठे हुए, फिर हर प्रोविंशियल असेंबली में लोग बैठे हुए, लेकिन क्या करें वो जब उनको कहा जाता है कि आपने ये वाला काम करना है, वो कहते हैं यस सर। असल कहानी है जब पावर शिफ्ट होगी इस्लामाबाद के अंदर, मेरे ख्याल में ये इस तरह की चीजें जो आपका गिला है, अफगानियों का गिला है, ईरानियों का गिला है या किसी और कंट्री का, ये सारी चीजें खत्म होंगी। लेकिन तब तक नहीं हो सकती जब तक कंट्रोल रावलपिंडी में होगा। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बुरे हो सकते हैं। आरिफ अब्बासी साहब थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। सर मैं आता हूं आपके पास फखर यूसुफजई के इस सवाल का जवाब लेने के लिए, थोड़ा जवाब भी आप खोजिए। लेकिन आरजू काज़मी, जो बात यहाँ पर यूसुफजई कह रहे हैं, यही अपने आप में एक बड़ी वजह है जिसके चलते आज ट्रस्ट डेफिसिट है। पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर उसकी साख पर सवाल है पूरी दुनिया में। कोई भरोसा नहीं कर सकता पाकिस्तान का नेता अगर ये कहेगा कि हमारे यहाँ टेररिज्म हम नहीं फैलाते। नहीं, मैं बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जो फखर यूसुफजई ने कहा है, मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करती हूँ। साथ ही मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहूँगी, RSN सिंह साहब के स्टेटमेंट के ऊपर जो अब्बासी साहब नाराज़ हो गए थे, तो मेरे ख्याल से उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कही थी, क्योंकि हमारे यहाँ मदरसे मौजूद हैं जिसमें हम बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, जिन्हें हम जिहाद सिखाते हैं, जिन्हें हम 72 हूरों के सपने दिखाते हैं, और फिर उनसे कोई भी काम करने के लिए उनको कह दिया जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर तो हमें रोक लगानी चाहिए, इस चीज़ को तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम नाराज़ हो जाएं। दूसरा, आप लोग पूरे टाइम, बहुत दिनों से, बल्कि कई महीनों से, साल से मैं देख रही हूँ दाऊद इब्राहिम कहाँ है, ढूंढ रहे हैं पूरे दुनिया में कि वो कहाँ है। हमने एक न्यूज़ ये भी सुनी थी कि हमारे जो क्रिकेटर हैं जावेद मियांदाद, शायद फखर शायद मुझे करेक्ट कर पाए, कि उनके बेटे के साथ दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई थी। तो आप मियांदाद साहब को क्यों नहीं पूछ लेते तुम्हारे समधी कहाँ हैं? सीधे सीधे पता होगा उनको, आखिर पूछना चाहे तो उनकी बेटी से शादी हुई है, तो पूछना चाहें तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एकदम डायरेक्ट रिश्ता है, पूछिए कहाँ है, बजाय आप हम लोगों से पूछ रहे हैं कराची में है, लाहौर में। लेकिन आरजू काज़मी, पहला तो सवाल आसिफ अब्बासी साहब से ये कि अब्बासी साहब जावेद मियांदाद से तो बाद में पूछेंगे। सर पहले आप ये बता दीजिए कि आप किससे पूछ कर आए इस शो में शामिल होने के लिए, अपनी पार्टी के नेता से या सेना के अफसरों से, जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं यूसुफजई? नहीं, मैं पहले तो आरजू को बता दूं, आरजू इन्होंने कहा है कि कुरान पाक में जो क़यामत के बारे में कहा गया वो रबिश है। डेट वाज द माय पॉइंट, और ये कुरान पाक की तौहीन है।
पहली बात तो ये, और इनको इतना एहसास होना चाहिए कि अगर 1, 2, 3 मुसलमान यहाँ बैठे हैं मतलब तो आपका मजहब को कहना बीच में ना लाइए। कयामत इनके आएगी। अल्फाज ये थे इनका कहना है के कि बारे में जो कुरान पाक में कहा है, हमको कयामत में हमको ना घसीटे। That is my belief। और इस पे अगर कोई बात करेगा तो मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हम कयामत का हिस्सा नहीं है। एक तरफ मेरा फेथ, एक तरफ जहाँ मैं किसी के फेथ पे बात, अगर कुरान पाक के बारे में कोई ये लफ्ज कहेगा वो रबिश है, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये चीज सुनना और बर्दाश्त करना। मेरे लिए नहीं 2 अरब मुसलमानों में हर शख्स के लिए कुरान के बारे में मतलब आप कह रहे हैं कयामत आ गई और मेरा ईमान कयामत आ गई, मतलब मैं मुसलमान नहीं हूँ। इनके आप रिवाइंड करें, वो कयामत आ गई कुरान और मेहदी आ गया, तालिबान मेहदी आ गया। आपने अपनी बात कह दी सर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, आपने अपनी नाराजगी पहले भी जाहिर की, आप दोबारा अपनी बात कह रहे हैं। जो सवाल मैंने पूछा था आपसे, वो सवाल कहीं बीच में छूट गया। आप जब देश की बहस में शिरकत कर रहे हैं शो में हमारे, तो अपनी पार्टी के सीनियर लीडर से पूछ के आए हैं, सेना के अफसरों से। आरिफ अब्बासी साहब के बारे में ये लफ्ज कहेगा वो मेरी बर्दाश्त नहीं है। आरिफ अब्बासी जहाँ साहब, तक आपने बात की दाऊद इब्राहिम कौन पाकिस्तान का बाशिंदा है, मैंने कहा बर्दाश्त करो, ना उसके पास पाकिस्तान मैंने कहा ही नहीं है। आप बर्दाश्त मत कीजिए। हम कयामत का हिस्सा नहीं है। आप कयामत का हिस्सा होंगे, हम कयामत का हिस्सा नहीं है। और अगर आपको लेकिन आप तो के बारे बोल रहा हूँ किसी मुसलमान को बिठा के पूरा कयामत का कॉन्सेप्ट रबिश है। जब आप कैसे कह सकते हैं कि कयामत आएगी? वो आपके लिए कयामत हो सकती है, पूरी दुनिया के लिए कैसे कह सकते हैं कयामत आएगी? हाउ कैन यू से दिस? हाउ कैन यू विश? आप जानू में जाओ। आपके मैंने रबिश कहा कि आप ये कयामत वाली थ्योरी कृपया हम पर नहीं अप्लाई करें। ये कयामत वाली थ्योरी हम पर नहीं अप्लाई करें। ठीक है, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। आरएन सिंह साहब, आपकी कुछ अपनी दलीलें हो सकती हैं, आरिफ अब्बासी साहब के अपने कुछ तर्क हो सकते हैं। माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। राकेश कुमार, एक ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। राकेश जी, कहिए अपनी बात। जी देखिए, जिस तरीके से कल ही अमेरिका की संसद में वहां के एक मंत्री ने कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दोगलापन कर रहा है, तालिबान का अंदरूनी तौर पे साथ भी दे रहा है। और तालिबान सभी को पता है कि किस तरीके से उसकी मदद की गई ताकि वो वहां पर किसी तरीके से अपना कब्जा और भी जगह पर काबिज कर सके। और जो पाकिस्तान और जो तालिबान है, उसका जो डी कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आया है, तो डी कंपनी के जो छोटा सा एक प्यादा है उनका, और वो खुद पाकिस्तान के अंदर ही है। कई बार हमारी एजेंसीज ने उनको सूचना भी दी कि क्या क्या उनके सबूत हैं, लेकिन आज तक उसने अंतरराष्ट्रीय पटल पर हमेशा खामोशी साध के रखी है। तो ये स्पष्ट है कि ठीक है। अहम बात राकेश जी आप यहां पर कह रहे हैं, वो चिंता जिससे हर भारतीय ताल्लुक रखता है। एनके सूद सर, यहां पर दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन का जिक्र हो रहा है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनौती को? साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, जिसका जिक्र पाकिस्तान के जर्नलिस्ट यूसुफ जई ने कहा कि देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों की मजबूरी है, वहां डेमोक्रेसी नहीं, वहां पर सेना का रूल है, और इसके चलते टेररिज्म का मुद्दा लगातार पाकिस्तान उठाता रहेगा। देखिए, एक्चुअली क्या है कि पहली बात तो जहां तक दाऊद इब्राहिम की बात करें, और जैसे लोग बात कर रहे हैं, रॉ के पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। रॉ अगर चाहे तो उसको आज पकड़ के निकाल सकती है वहाँ से। और जहाँ तक रॉ की बात करते हैं, रॉ ने पाकिस्तान को इसके सबूत दिए हैं, उसकी लोकेशन के सबूत, मतलब जावेद मियादाद से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया का अभी तक एक रवैया है कि देखिए, जब जावेद मियादाद की जब लड़के की जब शादी हुई थी दाऊद के साथ, तो वो हुई थी आपके दुबई में। उस टाइम पे एक उस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई थी। उनको पता था कि दाऊद आएगा वहाँ पे, और लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट हमारी दूसरे टाइप की थी, यानी कि जब वहाँ पे आपके जो हमारे NSA हैं, उन्होंने प्लान की थी कि दाऊद को एलिमिनेट कराने की, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे उनको रोक दिया गया और वो एक काम नहीं कर पाए। उस टाइम पे हमारी एक पॉलिसी डिफरेंट थी, लेकिन आज की हमारी पॉलिसी है, अगर हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ पे, अगर दाऊद के बारे में जैसे उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो इंडियन गवर्नमेंट अब वेट नहीं करेगी कि दाऊद को लोकेट किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट उस पर सीधा एक्शन करेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा मेन एक्शन है, हम इस टाइम पे पुलवामा की वेट नहीं करेंगे, हम करेंगे इस टाइम पे बालाकोट।
और जहां मैं बड़ा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे कुछ पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं ये थोड़ी सी पॉजिटिव बात करते हैं। जहां तक दाऊद के अंदर के इन्वॉल्वमेंट की बात है, ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है दाऊद से, दाऊद नहीं तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन दाऊद के जो 1993 के बम ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर पॉलिटिशियन से और कुछ पुलिस के लोगों से उसके लिंक थे, लेकिन उसके सब कुछ बाहर भी आ गया था। एनएल वोरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1995 में, लेकिन उसको दबा दिया गया। रिपोर्ट सामने आई, लेकिन किसके नाम है वो गवर्नमेंट के पास है। मैं सोचता हूं गवर्नमेंट की ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं। इस बात को सिर्फ दाऊद इब्राहिम को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों को भी सोचना समझना चाहिए अपने किसी भी आतंकी को भारत भेजने से पहले 100 बार। आज जो सवाल हमने पूछा था उस सवाल का जवाब आपकी स्क्रीन पर 98% लोगों को लगता है पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का देश की बहस में जुड़ने के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप सब बने रहिए न्यूज नेशन के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।